अरे बेटा, 1 महीना ही तो बचा है, बस पढ़ लो अच्छे से, दिन रात मेहनत कर दो। क्लास 10th के बोर्ड्स में 90+ परसेंटेज ले आओ बस। फिर थोड़ी कुछ करना है तुम्हें, फिर तो लाइफ सेट है तुम्हारी। देख भाई, क्लास 10th पार हो जाए बस, फिर थोड़ी कुछ करना हमें, फिर लाइफ में मजे ही मजे हमारे, फिर तो नौकरी लग रही है हमारे, सीधी नौकरी। अरे मेहनत वो क्या होती है? वो सब कुछ नहीं जानते हम, क्या बात कर रहे। क्लास 10th खत्म, लाइफ सेट, कैरियर सेट, फिर तो कुछ करना ही नहीं है हमें। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, मैं उनको बता दे रहा हूँ कि क्लास 10th के बाद तुम अंधे हो जाने वाले हो। तुम्हें घंटा कुछ खुशी दिखाई नहीं देने वाली है। चेंज बस इतना आने वाला है कि आज तक तुम सारे मजे ले रहे थे, आज के बाद सारे मजे तुम्हारी ले रहे होंगे। देखो, लाइफ तो तुम्हारी ऐसे ही खराब है, इंशाल्लाह आगे भी और खराब होने वाली है। जिंदगी में तुम्हारे तो कुछ हो रहा है नहीं, क्रश पट रही नहीं है तुमसे, भाव भी नहीं दे रही है, ओवर थिंकिंग अलग लिए जा रही है तुम्हारी, इंस्टा पे दिन भर रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हो, पढ़ाई तो घंटा कुछ हो रही नहीं है तुम्हारी, और सपने बड़े बड़े देख रहे हो। खैर रहने दो, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। तुम्हारे बारे में तो तुम्हें काफी कुछ पता है, और सच क्या है वो तो तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं। अब इससे पहले कि तुम इस वीडियो को इररिलेवेंट कहकर स्किप कर जाओ, तुम्हारे दुख दर्द के बारे में बात कर ही लेते। एटलीस्ट तुम्हें एहसास तो हुआ कि करियर नाम की भी कोई चीज होती है। तो बेसिकली तुम इस दुनिया के सबसे वाहियात एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले एक ऐसे प्राणी हो जिसने अपने जिंदगी के 10 से 12 साल प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स करने में बिता दी है, और आने वाले सालों में तुम्हें किस तरीके से गुलामी करना है ये चूज करने की आजादी है तुम्हारे पास। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 10th के बाद तुम्हारी लाइफ कैसे होने वाली है, जो कि वाहियात ही होने वाली है। पर फिर भी कुछ ऐसी गलतियां जो हमने अपने समय में आज से 2 साल पहले की थी, जो कि हम चाहते कि तुम भी करो, पर फिर अच्छाई नाम की भी कोई चीज होती है यार। तो चलो तुम्हें बता देते हैं। क्लास 10th खत्म होने के बाद सबसे पहले तुम्हारे कुछ मुंह बोले रिश्तेदार अपना सड़ा सा शक्ल लेकर तुमसे पूछने वाले कि और बेटा क्लास 10th के बाद क्या करने का सोचा है? अरे साइंस ले लो, साइंस। क्या कुछ नहीं सोचा? अरे तो मैं कह रहा हूँ साइंस, अरे साइंस लो, ये क्या ले रहे हो भाई? साइंस तो वो ऐसे बेच रहे होते कि जैसे वो उसके सेल्स एजेंट है। और इसके बीच अगर कोई कह दे मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, छी, आर्ट्स, छी 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 छी। क्या जी, आपका कैसा बेटा है आर्ट्स ले रहा है? बेटा तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। और कॉमर्स, कॉमर्स, कॉमर्स ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, मुझे तो लगा था साइंस और आर्ट्स ही होता है बस। मैं साफ बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों से जितनी दूरियां बना सकते हो उतनी दूरियां बनाकर रहो। इनकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से भी खराब चल रही होती है। क्लास 10th के बाद तुम्हें खैरात में कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जिसमें से किन्हीं 5 सब्जेक्ट्स को तुम्हें सेलेक्ट करना है, और 2 साल के लिए क्लास 11 और क्लास 12 में उन सब्जेक्ट से तुम्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। और हाँ, काफ़ी लोगों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि क्लास 11 और क्लास 12 कॉलेज लाइफ का पार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लास 11 और क्लास 12 स्कूल लाइफ का ही पार्ट होता है। पहले उसे कॉलेज लाइफ में कंसिडर किया जाता था, पर अब वैसा नहीं है। और हाँ, क्लास 11 और क्लास 12 को +2 या इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता है। खैर इतने टेक्निकल टर्म्स तुम्हें समझ ही कहाँ आने वाले हैं। अब क्लास 12 के बाद स्टार्ट होता है कॉलेज लाइफ, जो कि 4 साल का ग्रेजुएशन पीरियड रहता है, रादर से अंडर ग्रेजुएशन पीरियड रहता है, जिसमें कि तुम्हें बैचलर्स डिग्री मिलती है। और फिर तुम फर्दर स्टडीज करना चाहो तो तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो 3 साल के लिए, जिसमें कि तुम्हें मास्टर्स डिग्री मिलती है। और तुम और फर्दर स्टडीज करना चाहो तो तुम उस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च या पीएचडी कर सकते हो। फर्क बस इतना है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाने वाले हैं तब तक। अब जनरली लोग बैचलर्स डिग्री मिलने के बाद जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। अगर तुम्हारी जॉब लगी तो सही, नहीं लगी तो और सही, जिंदगी भर लगते रहने वाली अब तुम्हारी। अगर तुम्हारी गलती से नौकरी लग गई तो भी क्या ही है, 60-70 साल तक वही सेम डेली रूटीन फॉलो करना है और उसके बाद मर जाना।
अब इनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि तुमने अपने काफ़ी मुंह बोले रिश्तेदारों से या फ्रेंड से सुना होगा कि भाई मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स वाला से पढ़ रहा हूँ, एलन से पढ़ रहा हूँ, मोशन से पढ़ रहा हूँ, मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा हूँ, मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये लोचा है क्या आखिरकार? देखो, बहुत सिंपल है। क्लास 11th कंप्लीट किया, क्लास 12th कंप्लीट किया, उसके बाद बच्चों में एक अलग ही भगदड़ मचती है कि मुझे इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज चाहिए, भले मैं उसके लायक हूँ या ना हूँ। अब कॉलेज में जितनी सीटें नहीं है उतने हमारे देश में बच्चे हैं, जिसके लिए नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं और इनका डिफ़िकल्टी लेवल इतना चढ़ा दिया जाता है कि बच्चों को 2 साल से तैयारी कर रही होनी पड़ती है। कुछ लोग तो क्लास 8, क्लास 9 से भी तैयारी कर रहे होते हैं। और फन फैक्ट तो ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इनका क्लियर नहीं होता है, और तुम्हारा तो और नहीं होने वाला है। अबे जबान बहुत ज्यादा चला रहा है तो चलाना शुरू कहाँ किया अब तक? अब इसकी तैयारी करने के भी कुछ तरीके होते हैं। तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम क्लास 11 कंप्लीट करो अच्छे से, क्लास 12 कंप्लीट करो अच्छे से, उसके बाद ड्रॉप लो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करो, कोई कोचिंग ज्वाइन करके, ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसा तुम्हें सही लगे। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम क्लास 11 कंटिन्यू कर रहे हो, क्लास 12 पे कंटिन्यू कर रहे हो और इसके साथ ही साथ तुम किसी कोचिंग को भी ज्वाइन करके रखे हो जिसमें तुम क्लासेस कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी, और तुम साथ में ही उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ऑलमोस्ट तुम्हारे बोर्ड का सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस सेम ही रहता है। और एक तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि तुम क्लास 11 और क्लास 12 में नॉन स्कूलिंग करो। अब ये नॉन स्कूलिंग का मतलब क्या होता है? नॉन स्कूलिंग माने कि तुमने स्कूल को इतना पैसा दिया है कि वो तुम्हारी अटेंडेंस भी बना देंगे, तुम्हें किसी एग्जाम्स में अपीयर होने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिकल्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम दे दो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और तब तक तुम 2 साल के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ऐसे स्कूल्स को डमी स्कूल्स कहते हैं। और अब तुम्हें अपने लाइफ का पैटर्न समझ आ चुका होगा कि क्लास 11th, क्लास 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नॉन स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, जॉब, डेथ। और तुम यही करने वाले हो क्योंकि सभी लोग यही कर रहे हैं काफ़ी सालों से। बस कुछ पॉइंट्स पर तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हालांकि तुम सही डिसीजन करो या ना करो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा हश्र वही होने वाला है। पर यही डिसीजंस सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं तुम्हारे लाइफ को गहरे अंधकार से निकाल कर ऊंचे प्रकाश तक पहुंचाने में। वाह! पर अभी तुम्हारा रोना तो वही है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट क्लास 11-12 में ऑप्ट करने हैं और किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। हाँ, तुम्हें थोड़ी ही कुछ पता होगा, तुम तो ठहरे जेंजी। बाय द वे, हमको भी ये सब नहीं पता था। हमारा तो क्लास 11 कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि मैथ स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कहते हैं, और ये जेई जैसा भी कुछ होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। अच्छा, इनके लिए तैयारी भी करना पड़ता है। खैर चलो, तुमको ये बताते हैं कि स्ट्रीम्स सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं। तुम्हें क्लास 11th और क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। अगर तुम चाहो तो 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब इन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है। तुम्हारा जो पहला सब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्ट 1, वो एक लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे कि तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज तुम सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा बस बोलने के लिए होता है। तुम्हारे स्कूल पर जो सब्जेक्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है तुम वही सेलेक्ट कर सकते हो। जनरली लोग इंग्लिश या हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। अब सब्जेक्ट 2 पे तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो या फिर एकेडमिक इलेक्टिव्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। फिर तुम्हारे आते हैं मेन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। ये सब्जेक्ट्स भी तुम एकेडमिक इलेक्टिव्स के अंदर से ही सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये टोटली तुम्हारे स्ट्रीम पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर तुमने साइंस स्ट्रीम लिया है मैथ्स के साथ, तो ये तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होंगे। वही जगह अगर साइंस लिया है तुमने बायो के साथ, तो यही 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होंगे।
कॉमर्स में ये अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स होंगे, और आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। अब जो तुम्हारे दो एडिशनल सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट 6 और सब्जेक्ट 7, ये भी तुम एकेडमिक इलेक्टिव्स में से ही चूज कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एटसेट्रा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तुम अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, तुमने सब्जेक्ट ले तो लिया पर तुम्हें आता कहाँ है, तो तुम अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। बट हाँ, तुम्हें उस सब्जेक्ट में फेल होना ज़रूरी है। चलो, अब तुम्हें ये तो समझ आ गया कि क्लास 11th और क्लास 12th का स्ट्रक्चर होता क्या है। अब तुम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो अपना स्ट्रीम। इसके लिए देखो, सब्जेक्ट 1 तो तुम्हारा फिक्स्ड है, इंग्लिश या हिंदी। सब्जेक्ट 2 भी अगर तुमने कोई लैंग्वेज ले लिया तो ठीक है, वरना तुम कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, जो जनरली लोग ऑप्ट करते हैं, इनमें से कुछ ऑप्ट कर सकते हो। म्यूजिक काफ़ी ही ईजी होता है। और इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट आते हैं, इसके बेसिस पे 3 स्ट्रीम्स डिवाइड किए गए हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तुम्हारे दिमाग में तो सबसे बड़ा डाउट यही है कि कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। तो हम जो ये स्ट्रक्चर क्लास 11th और क्लास 12th का बताया है, ये ऑलमोस्ट हर बोर्ड्स में सेम रहता है। सीबीएसई बोर्ड का हालांकि ये पैटर्न है, बट हर बोर्ड पे सेम रहता है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी भी इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है। सब्जेक्ट 1 कोई लैंग्वेज, सब्जेक्ट 2 कोई लैंग्वेज या एकेडमिक इलेक्टिव, फिर तुम्हारे बाकी 3 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, और फिर तुम चाहो तो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी तुम्हें अगर कोई डाउट है तो तुम अपने स्कूल में जाकर क्लैरिफाई कर सकते हो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल है वहाँ पर तुम्हारे पास। और पर्सनल एक्सपीरियंस से हम ये एडवाइस देना चाहेंगे कि तुम सीबीएसई बोर्ड के लिए ऑप्ट करो, क्योंकि आईएससी बोर्ड थोड़ा टफ हो जाता है, और सीबीएसई बोर्ड जो रहता है उसके एनसीईआरटी ऑलमोस्ट अप टू मार्क रहते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए सीबीएसई बोर्ड ऑप्टिमम रहता है तुम्हारे लिए। बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो अपनी ज़िंदगी के साथ। हाँ, पर बाद में मुझे मत कुछ कहना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी डिफ़िकल्ट होता है अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो। लेले मेला बाबू, थमत नहीं आले कि कौन सा फिल्म तलेक्ट करना चाहिए। मुझे पता था तुमसे ये भी नहीं होगा। तो बिना इस वीडियो को और लंबा किए और अपना पूरा फ़ायदा देखते हुए हम तुमको सजेस्ट करेंगे कि तुम इस वीडियो के सेकंड पार्ट का वेट करो, जिसमें तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि तुम्हें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में से कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए और किस बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहिए, उनसे किस किस फील्ड्स को तुम ऑप्ट कर सकते हो आगे जाकर लाइफ में, और कौन सा जॉब तुम्हें मिल सकता है, और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ेंगे उन स्ट्रीम्स में एक अच्छे कॉलेज पाने के लिए। मेरे समय पर इतना कुछ बताने वाला होता तो उसके तो चरणों पर गिर जाते हम। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम, यही कह रहे हैं हम। चरणों पर गिरो हमारे, पैर छुओ हमारे। मस्त जोक मारा रे। वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो दिल खोलकर अनलाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए